नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के, यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी न्यूज़नेट की टीम पहुंच गई है डिंडौरी विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है क्षेत्र के ही युवा चेहरे से। पंकज टेकाम जी, सबसे पहले तो आपको हमारी न्यूज़नेट की पूरी टीम की ओर से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को आपके धन्यवाद कि आपने मुझे उसका अवसर दिया और जनता के बीच अपनी बात रखने का मुझे मौका मिलेगा। पंकज जी, भाजपा का भरोसा तो आपको मिल गया है, क्या लगता है इस बार जनता का मत भी मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे इस बार अवसर दिया है, तो कहीं न कहीं मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को जब उनने प्रत्याशी बनाया है, तो मेरा भी मानना है कि इस बार जनता जो है मुझे लगातार, जिस प्रकार से पहले भी मुझे जनता ने प्यार आशीर्वाद दिया है एक संगठन में काम करने के नाते, और पहले मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे जब अध्यक्ष था तब भी जनता ने मुझे मध्य प्रदेश में उस समय सबसे ज़्यादा मतों से जिताया था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा। पंकज जी, आप क्षेत्र से एक युवा चेहरे हैं, तो जनता भी ये जानना चाहती है कि मतलब पंकज टेकाम जी की राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं जब स्कूल लाइफ में था और स्कूल लाइफ में जब मैं 11th-12th में था, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इस राज्य के मुख्यमंत्री थे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। उस समय आपने देखा होगा कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, और जब उस समय 10th-12th के जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो मतलब दिन में अगर 2-4 घंटे से ज़्यादा बिजली रहती नहीं थी, तो हम सब लोगों को पढ़ाई में बहुत दिक्कतें जाती थी। तो हमने पूरे जितने हमारे डिंडोरी के जितने स्कूल थे उस समय, सारे स्कूल्स के बच्चे सब एकत्रित होके मैंने सबको एकत्रित किया और उसके बाद जाके विद्युत विभाग का घेराव किया, और पूरा जो है, चूँकि लाइट हम सब के लिए बहुत आवश्यक थी उस समय पढ़ाई के लिए, तो सबसे पहला मैंने स्कूल लाइफ में वो धरना किया था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में, चूँकि मेरी कॉलेज वगैरह सब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से ही हुआ है, तो कॉलेज में भी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और छात्र हित की लड़ाई में लगातार मैंने संघर्ष किया, और लंबे समय पूरे छत्तीसगढ़ के जितने हमारे कॉलेज थे उन सब के छात्रों के साथ बैठना, उनकी समस्याओं को सुनना, अपने यूनिवर्सिटी में बातचीत करना, और जब बातचीत ना मानी जाए तो फिर हमने उसके बाद भी धरना प्रदर्शन और बाकी सारी चीज़ें करके और छात्र हित के लिए काम किया। तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? पार्टियां तो और भी थी। देखिए, मैंने हमेशा देखा जब से मैं बड़ा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उस समय मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातें बहुत अच्छी लगती थी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सुनते थे, उनके काम जब हमने देखे, तो निश्चित रूप से गाँव में जो विकास होने थे आज़ादी के बाद, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही की। और उसके बाद जब हम थोड़ा और बड़े हुए राजनीति में आए, तो मध्य प्रदेश में भी देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस हिसाब से गरीबों के लिए जो काम करना चाहती है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसलिए अपने आप हमारा जुड़ाव माने कि भाजपा की तरफ होता गया। आप तो भाजपा की कार्यशैली की इतनी तारीफ कर रहे हैं और उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के तमाम नेता हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजों की सरकार है, विकास के नाम पे भाजपा कुछ भी नहीं करती। आप, चूँकि मैं डिंडोरी ज़िले में हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि डिंडोरी ज़िला सबसे पिछड़े ज़िलों में जाना जाता था, और जब कोई अगर भोपाल या दिल्ली में बैठकर डिंडोरी की बातें करता था, तो निश्चित रूप से एक कल्पना जो है डिंडोरी की बहुत अच्छी नहीं थी। परंतु पिछले 18-20 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज हमारे यहाँ आज़ादी के बाद हमको 75 साल लग गए सड़कें आने में, अच्छी सड़कें बनी। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बातचीत करें तो पहले कुछ भी नहीं था, और अभी जब सड़कों के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात जब हम करते हैं, तो आज आप जाके पूरे ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, एक एक गांव प्रधानमंत्री सड़कों से हमने कनेक्ट किया है। जितनी सरकारी स्कूलें थी, वो सारी सरकारी स्कूलें, एक जो बिल्डिंग्स थी, वो सब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया। उस समय जब शिक्षा की बात करते हैं तो मात्र 2 कॉलेज हुआ करते थे डिंडोरी ज़िले में, आज 14 कॉलेज हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ कॉलेज के लिए भी उनने अभी घोषणा की है, वो भी आने वाले समय में जल्दी प्रारंभ होगा। तो मैं सिर्फ ये अंतर बताना चाह रहा था कि आज़ादी के बाद जो 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया, उस समय में डिंडोरी कितना पिछड़ा हुआ था, और हमने जो 18-20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किया,
बहुत सारे ऐसे काम किए जो मतलब मैं गिना भी नहीं सकता, और कहीं ना कहीं उसके कारण अपने आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव भी हो, लगाव भी है। और बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष का काम ही है बस। और हमारे विशेषकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में इतने साल लोगों को शिक्षा से दूर रखा, इतने साल लोगों को स्वास्थ्य से दूर रखा, इतने साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो विकास से लोगों को, हमारे इस डिंडोरी ज़िले को और आदिवासी विशेषकर हमारे समाज को उन्होंने दूर रखा। पंकज जी, अच्छे दिन कब आएंगे? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता ये बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। अच्छे दिन की बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी। कांग्रेसियों का तो काम ही या विपक्ष का काम ही है विरोध करना। आप याद करिए, और मैं एक कहानी आप सबके साथ शेयर भी करूंगा। मैं पिछले दिनों जब मैं नगर परिषद का अध्यक्ष था, तो उस समय मैंने एक गृह प्रवेश कराया प्रधानमंत्री आवास का। तो एक जो बहन थी हमारी, उन्होंने रोते हुए मतलब जब गृह प्रवेश किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में और कोई नहीं है, मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण जो है अपने काम करके, किसी के घर में जाके काम करके जो है पालन पोषण करती हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरा पक्का मकान बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का उन्होंने जो धन्यवाद दिया, आप सोचिए आज़ादी के बाद इतने साल हो गए, लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, हमने बना के दिया, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना के दिया। किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करते थे। आप सब आज से अगर 15-20 साल पहले देखेंगे तो महाराष्ट्र और बाकी जो बड़े राज्य हैं, लगातार खबरें आती थी, किसानों को नुकसान हुआ, किसानों को जो है कर्ज से लदे हुए किसान थे। मध्य प्रदेश में तो मैं मानता हूँ जब 0% ब्याज पे किसानों को कर्जा देने का काम शिवराज जी ने किया, और उससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती। फसल बीमा का उनको लाभ मिला, अभी किसान सम्मान निधि का हम लाभ दे रहे हैं। मतलब हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हमने ऐसा किया है, और वो उसका लाभ भी आपको देखने को, यही तो अच्छे दिन हैं। और कांग्रेस को ये अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। किसान जब पुराने बदहाल स्थिति में थे, आज अच्छी स्थिति में हैं। जो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं की जब हम बात करते थे, कांग्रेस लगातार पिछली बार जब सरकार में आई, उन्होंने कहा कि हम 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने इस बार आपको दिखाया कि सीखो कमाओ योजना के तहत हमने लोगों को, युवाओं को सिखाया भी। किसी को इलेक्ट्रीशियन का अगर काम करना है, किसी को प्लम्बर का काम करना है, सब अलग अलग क्षेत्रों में, और उनको हमने फिर 8-10 हज़ार रुपये स्टाइफंड भी दिया। आप तो भाजपा के इतने योजनाएं का नाम जुड़वाने का काम कर रहे हो, वहीं विपक्ष आरोप लगाती रहती है कि भाजपा के जितने भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर विफल है। आज अगर कांग्रेस बोलती है ज़मीनी स्तर पर विफल है, तो मैं कांग्रेसी मित्रों से, विपक्ष के साथियों से ज़रूर पूछना चाहूँगा, हमारे क्षेत्रों में आइए, गांव में आइए। जब पहले सिर्फ सरकारी बिल्डिंगें ही पक्की दिखती थी, आज हमारे गांव में 150, 200 ऐसे आवास हैं जो पक्के बन गए हैं। हमारे इधर मातृशक्ति जो लगातार, खासकर हमारे जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, वो हमेशा जो है घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। आज उनको देखिए आप, वो लगातार जो है स्व सहायता समूहों के माध्यम से अच्छा काम कर रही हैं, जनप्रतिनिधि बनकर अच्छा काम कर रही हैं। हमारे इधर जो बच्चियों की संख्या भी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बढ़ी है, और एक जो पूरा हमारा डिंडोरी ज़िला है, कहीं ना कहीं उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं की, मातृशक्तियों की जो भूमिका रहनी चाहिए समाज और क्षेत्र के विकास के लिए, लगातार बढ़ी है। ये कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देगा, और इतना बड़ा परिवर्तन अपने आप में जनता देख भी रही है। हाल फिलहाल में ही आपके समाज से ही आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति के पद से नवाजा गया है। आपकी पार्टी तो बोलती है कि हम आदिवासियों के लिए भी काम करते हैं और आदिवासियों को भी मौका दिया जा रहा है भाजपा के सरकार में, लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा ये जो कर रही है वो केवल एक चुनावी स्टंट है। देखिए, चुनाव की बात तो अभी हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय ज़रूर करते हैं, परंतु जब आप देखेंगे आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने हमेशा जो है आदिवासी समाज का शोषण किया और वोट लेने की राजनीति की। इतने सालों में कभी भी किसी प्रमुख पद पर आदिवासी जनजाति समाज के लोगों को पहुंचाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, जबकि हमेशा हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है उन्होंने कांग्रेस को हमेशा समर्थन दिया। परंतु इतने वर्षों बाद भी अगर आज हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष रहकर और जनजाति समाज का मान उन्होंने बढ़ाया है। कांग्रेस ने जब हमारी बहन राष्ट्रपति जब बन रही थी, जब वोटिंग थी, उनका भी विरोध किया। वो जब आदिवासी समाज के साथ में रहने की बात कांग्रेस करती है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि फिर उन्होंने क्यों खुले मन से हमारे समाज का साथ नहीं दिया,
क्यों द्रौपदी मुर्मू जी का साथ नहीं दिया, क्यों उन्होंने विपक्ष के तरफ से दूसरा उम्मीदवार उतारा। अगर सही में कांग्रेस आदिवासी समाज की हितैषी होती तो निश्चित रूप से विपक्ष का कोई उम्मीदवार वो खड़ा नहीं करता। पंकज जी, चुनाव चाहे किसी भी राज्य का हो, भाजपा कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करने का प्रयास करती है। तो क्या हम मान के चले कि भाजपा के पास मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान परिदृश्य देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम पूरे देश में कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि अभी लगातार 2014 के बाद से पूरे देश में हमने जो काम किया है वो, और जब विदेशों में भी हम जाते हैं या पूरी दुनिया में जब भारत का मान सम्मान अगर प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का अपना एक अलग कद है, उनका अपना सम्मान है। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में काम कर भी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास और कोई लीडर नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहकर भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़ाया, सरकार को बढ़ाने का काम किया, देश को बढ़ाने का काम किया। और आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई और हमारा जो भी नेता होगा, जो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे, वो दिन ब दिन मतलब परिवर्तन तो होता रहता है। और क्या आपके संगठन यानी कि भाजपा का ये नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या लगता है जीत मुमकिन हो पाएगा इस बार मध्य प्रदेश में? बिल्कुल होगा। मध्य प्रदेश में तो कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस तो कहीं से कहीं कंपटीशन में भी नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जाए। और हम तो स्पष्ट है, विकास के मुद्दे पर हर बार हमने चुनाव लड़ा है, इस बार भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबका साथ, सबका विकास के मुद्दे पर हमने लगातार काम किया है। सारे वर्गों को साधने का, सारे वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सबके लिए काम किया है। इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मुद्दे कितने प्रभाव रखेंगे मध्य प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए तो? केंद्रीय मुद्दे, देखिए, देश एक समय था जब संकट में था और आसपास जब आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा की हम बात करते थे, तो वो समय और आज प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है भारत किस प्रकार से सुरक्षित हुआ है। केंद्र में जब 370 कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई, वो भी देश ने देखा। राम मंदिर जैसा मुद्दा, वो भी देश देख रहा है। लगातार जो केंद्र के या पूरे देश भर के जो मुद्दे हैं, अगर मैं उन पर बातचीत करूं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कार्यों को और केंद्र सरकार के कार्यों को पूरा देश और पूरी दुनिया जो है सराह रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि भाजपा तो विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं करती, केवल और केवल हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठा के जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। देखिए, दोनों मुद्दे अपनी जगह है। कोई राम मंदिर हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक व आस्था से जुड़ा मुद्दा था। और शुरुआती दौर से जब जनसंघ से ही हमने इस पर जब काम प्रारंभ किया तो कांग्रेसी तो मजाक उड़ाते थे, विपक्षी मजाक उड़ाते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बात करती, परंतु कब बनाएंगे ये बताती नहीं। आज देखिए, आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आने वाले समय में जल्द शुरुआत प्रारंभ भी हो जाएगा। अगर इससे पहले बात की जाए तो डिंडौरी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार वर्तमान में भी है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो क्या होगी? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में जब 18-20 वर्षों से हमारी सरकार है और पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के विधायक डिंडौरी ज़िले में हैं, सरकार ने लगातार जितनी योजनाएं डिंडौरी ज़िले की थी, या हितग्राही मूलक मैं बात करूं या विकास कार्यों की बात करूं, सारी चीज़ें पहुंचाने का काम हमारे लिए किया। परंतु यहाँ जो विधायक थे, लगातार 15 वर्षों से विधायक हैं, उनकी जो उदासीनता थी क्षेत्र में, उसके कारण बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो धरातल पर पहुंचनी चाहिए, जो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी है कि उनको अच्छे तरीके से हम नीचे धरातल पर पहुंचाएं, उन्होंने बिल्कुल भी जनता के बीच में जाकर और योजनाओं को पहुंचाने का काम नहीं किया। और कहीं न कहीं इस बार आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हम सब अभी जहां भी प्रवास में जाते हैं तो जनता बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर जब अपनी समस्याओं को बताती है, और उसके बाद जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, उनके प्रति जितना आक्रोश जनता का है वो आने वाले चुनाव में आप सबको देखने को मिलेगा। पंकज जी, आप एक युवा नेता हैं, तो विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं, ये बार बार आरोप लगाते रहते हैं भाजपा पे कि भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, भाजपा के खिलाफ में जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आरोप लगाती है कि युवा बेरोजगार है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने डिंडौरी के बारे में आपको बताया कि यहाँ पहले 2 कॉलेज हुआ करते थे, उसके बाद आज 14 कॉलेज हैं।
हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, तो निश्चित रूप से जब संख्या बढ़ेगी तो कुछ बेरोजगारी की बातें आएंगी। परंतु उसके बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने सीखो कमाओ योजना के तहत ऐसे सारे बेरोजगार युवा साथी जो कुछ करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, उनको भी हमने सिखाने का काम किया। साथ में उनको मासिक रूप से उनको भत्ता देने का काम किया। और जितने ऐसे हमारे जो बेरोजगार युवा थे जो अपना कुछ काम, कोई उद्योग धंधे खोलना चाहते थे, उन सारे लोगों को भी हमने सरकारी मदद देने का प्रयास किया है। और बहुत सारे युवा साथी हमारे इस काम में जुट भी गए। कहीं ना कहीं अगर 2014 की बात भी की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में आई थी महंगाई के मुद्दे को उठा के। आज कांग्रेस और तमाम विपक्ष भी ये आरोप लगाते रहते हैं कि महंगाई तो बढ़ी है भाजपा की सरकार में। देखिए, महंगाई जब 2014 के पहले का देखेंगे और जब 2014 के बाद से देखेंगे तो कुछ चीज़ों में फ़र्क ज़रूर आता है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। कुछ चीज़ों का रेट में बढ़ोतरी होती है, कुछ चीज़ों की कम होती है। तो पहले और अब में बहुत अंतर है। 2014 के पहले भी पेट्रोल बढ़ा था, फिर घटा, फिर अभी बढ़ा। 2014 के पहले भी गैस सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा कम नहीं थे, कुछ समय कम हुए फिर बढ़े। आज फिर हम आर्थिक मदद गरीब परिवारों को भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो विशेषकर 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो महंगाई जो समय के साथ बढ़ती है उस पर भी हमने लगातार रोक लगाने का काम किया है। परंतु विपक्षियों को ये दिखाई नहीं देता और हमेशा जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अभी महंगाई के मुद्दे को बार बार वो ला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई के साथ साथ जब महंगाई के मुद्दे की बात करते हैं तो उसके साथ हमने लोगों को कैसे सुलभ उनका जीवन हो उसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। आपने अभी सिलेंडर की बात की है तो आपके संगठन से ही एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो कि 2014 के पहले सड़क पे आ जाया करती थी सिलेंडर उठा के कि बहुत महंगे हो गए हैं। तो विपक्ष भी तो आरोप लगाएगी ना, ये स्वाभाविक सी बात है। देखिए, उस समय जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो निश्चित रूप से हम चूँकि विपक्ष में थे तो हमारा काम ही था। लेकिन उसके बाद जब हम आए तो सब्सिडी के बारे में आपने देखा कि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो हमारे आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है उनसे अपील की कि भाई वो सब्सिडी को छोड़ें, गरीबों को उसका लाभ मिले। पूरे देश में हमारे जो आर्थिक रूप से संपन्न जो समाज था उसने सब्सिडी को त्यागा और गरीबों को कैसे मदद मिले, कैसे कम दर पे सिलेंडर मिले, उसके लिए भी हमने काम किया। वर्तमान में चूँकि हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 450 रुपये का सिलेंडर अभी उन्होंने किया है और आर्थिक रूप से ज़रूर एक बड़ी मदद उनको महिलाओं को कर रहे हैं। तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रही है। भाजपा के मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी का तो विकास ही मुद्दा है और हमने लगातार विकास के मुद्दे पे ही चुनाव हर बार लड़ा है और कांग्रेस विकास के मुद्दे पे कहीं जवाब नहीं दे सकती। और इस डिंडोरी विधानसभा की बात करूं तो जितना विकास हमने किया है कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है और लगातार जो है जनता उस बात को समझ भी रही है। 2023 और 24 दोनों ही चुनावी वर्ष हैं, या फिर कह लें कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, भाजपा कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है और मैंने जैसा कि पहले भी कहा, सारे मुद्दों को लेकर, चाहे विकास का मुद्दा हो, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा मुद्दा हो, आंतरिक बाहरी सुरक्षा का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है। देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में हमने बढ़ाया है। लेकिन उससे घबरा कर विपक्ष जो है एकजुट हो गया है। पहले भी कई बार कोशिशें हुई विपक्ष के एकजुट होने का, लेकिन ये लोग नेता तय नहीं कर पाती है। जब एक साथ ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं अभी इतने दिनों से, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं। हम तो विकास के मुद्दे पे हर बार चुनाव मैदान में उतरते हैं और जनता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। पंकज टेकाम जी के अपने संकल्प एवं वादे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, पिछले 18-20 वर्षों से सरकार रहने के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो यहाँ विधायक होने के नाते होने चाहिए थे। मैंने 2-4 ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें, जिनके बारे में सोच कर रखा है। एक इंडस्ट्रियल एरिया हमको यहाँ डेवलप करना है, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को जो रोज़गार की तलाश में भी जो बाहर जाना पड़ता है उनको यहाँ रोज़गार मिल सके। हमारे यहाँ के जो कुछ व्यापारी, जो नए युवा हैं जो अपना रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं, कुछ बड़े स्तर पे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंडस्ट्रियल एरिया कारगर होगा। साथ में हमारे खेती के जो कृषि प्रधान चूँकि क्षेत्र हमारा है,
कृषि के क्षेत्र में सिंचाई को लेकर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे कम सिंचित जिला हमारा डिंडोरी है। और दूसरा एक बात मुझे लगातार, चूँकि मैं युवाओं से जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है कि डिंडोरी में एक खेल एकेडमी की आवश्यकता है। चूँकि हमारे यहाँ के जो युवा हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं खेल में, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस डिंडोरी ज़िले का नाम वो रोशन कर सकते हैं। मैं लगातार, चूँकि वॉलीबॉल संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो नेशनल स्तर की प्रतियोगिताएं मैं यहाँ डिंडोरी में कराता आ रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो खेल के लिए भी मैं अपने यहाँ कुछ अच्छा करना चाहूँगा डिंडोरी में। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र या प्रदेश की जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए, मैं तो क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि इस बार के 2023 के विधानसभा के चुनाव में डिंडोरी विधानसभा में भी और पूरे मध्य प्रदेश में आप सभी एक तो मतदान अवश्य करें, और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो काम किए हैं उन पर आप सब मुहर लगाइए, और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल रहेगा। यही मेरी प्रार्थना और यही आग्रह आप सबसे है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज टेकाम जी, जो कि वर्तमान में डिंडोरी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे ही अलग अलग चेहरों से आपका परिचय करवाते रहेंगे और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। धन्यवाद पंकज टेकाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।